चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि है ना लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा था एमएस ऑफिस, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और एमएस ऑफिस में अभी आगे जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब एमएस ऑफिस में जो भी आगे का पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो जैसा कि ना एमएस ऑफिस में मैं एमएस वर्ड आपको पढ़ा रहा था, तो उसी एमएस वर्ड में अब आगे की चीज़ों को देखेंगे। और कोई भी सिंगल डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप आराम से पूछते जाइए टॉपिक से रिलेटेड। और टॉपिक से हटके अगर आपको कुछ पूछना है तो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 10th ऑफ अक्टूबर 2024, यानी 10 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। हमारा लास्ट क्लास में ना जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा था इसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को हिंदी में भी एमएस ऑफिस ही कहा जाता है, इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस का जो वर्जन हम अभी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो बेटा माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस वर्जन में पढ़ते समय आप किसी और वर्जन के आंसर नहीं दे सकते। सभी वर्जन यानी 2016, 2019, 2010, 365 यानी ये वाला, सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं इस वर्जन को पढ़ते हुए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नई चीजें तो बताऊंगा ही नए वर्जन के बारे में, जो वर्जन पुराने जो वर्जन थे और उसमें नए वर्जन में क्या चेंजेस या बदलाव हो गए हैं वो भी आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा। ठीक है, यानी मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि वर्जन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे आप देखो ही मत। किसी भी क्वेश्चन में आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दीजिए। हम है ना लास्ट क्लास में जिस एप्लीकेशन को पढ़ रहे थे इसका नाम है वर्ड, एमएस वर्ड। और इसको है ना अगर एक शब्द में बोलना हो आपको तो वर्ड प्रोसेसर के नाम से बोल सकते हैं। हिंदी में भी इसको है ना वर्ड प्रोसेसर के नाम से ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं एमएस वर्ड के, तो हमें इसका मेन्यू बार पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द हमें लिखे हुए दिखाई देते हैं उन सभी शब्दों को मेन्यू या टैब के नाम से बोला जाता है। क्लियर है जी? या तो मेन्यू बोलिए या टैब बोल दीजिए, कोई इनमें से एक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना अगर मतलब हमसे ये पूछा जाए कि टोटल मिला के ना कितने टैब या कितने मेन्यू होते हैं मेन्यू बार में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं सभी मेन्यूज को। फाइल के नाम से, इसके बाद आता है होम के नाम से, इसके बाद आता है इंसर्ट के नाम से, इसके बाद आता है ड्रॉ, देन डिजाइन, इसके बाद आता है लेआउट, लेआउट के बाद आता है रेफरेंसेस, इसके बाद आता है मेलिंग्स, मेलिंग्स के बाद आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आता है हेल्प के नाम से। ठीक है बेटा, तो ये मेन्यू बार के इतने सारे मेन्यू हमें दिए गए होते हैं।
आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक कीजिए, जैसे आपने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो आपको नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी दिखाई देगी जिसको रिबन कहा जाता है ना। और इस रिबन पे सबसे पहले आपको ग्रुप्स दिखाई देते हैं, और ग्रुप्स के अंदर बेसिकली कमांड्स या टूल्स होते हैं। जैसे है ना, एसएससी में एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल के पेपर में कि बताइए अगर आप किसी भी टूल या कमांड को अगर देख रहे हैं एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तो वो आपको कहाँ दिखाई देते हैं। तो टूल या कमांड्स बेसिकली दिखाई देते हैं रिबन पे, एक मोटी सी व्हाइट कलर की पट्टी जिस पर आपको सारे टूल या कमांड दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और किसी भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करोगे तो उसी के टूल्स या कमांड आपको रिबन पर दिखेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट की कमांड दिखेगी, अब लेआउट पे क्लिक करोगे तो लेआउट की कमांड्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि ये जो सबसे पहला वाला हमारा मेन्यू है यानी फाइल, केवल इसी के अंदर है ना, कोई भी ग्रुप नहीं होता, इसमें सीधे कमांड्स या टूल हमें दिए गए होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे आप फाइल वाले इस मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपको है ना यहाँ पर कमांड्स या फिर इनको टूल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, कमांड को भी हिंदी में कमांड ही कहा जाता है और टूल्स को भी हिंदी में टूल ही कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी टूल का या किसी भी कमांड का आप उपयोग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शन आपको रिबन के अंदर मिलेगा। बाकी ये ध्यान रखना कि रिबन जो है ना, ये दो जगह देखी जा सकती है। नहीं, रिबन तो एक ही जगह आएगी। हाँ, रिबन तो आपको यहीं दिखाई देगी मेन्यू बार के जस्ट नीचे। दो जगह जो देखी जा सकती है वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। याद है लास्ट क्लास में बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार को एक तो टाइटल बार में भी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, या फिर रिबन के नीचे भी आप क्विक एक्सेस टूल बार को ला सकते हैं। ये जो रिबन है इसके नीचे भी है ना, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार को लाया जा सकता है। तो दो जगह ला सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। बट फिलहाल है ना, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अब फाइल वाले मेन्यू या टैब की, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल मौजूद हैं। देखो जी, अगर आप है ना फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर टूल दिखाई देगा सबसे पहला इन्फो के नाम से। ये इन्फो क्या होता है, इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, हिंदी में इसे कहा जाएगा फाइल की सूचना, फाइल की सूचना। मतलब आपकी जो फाइल है ना एमएस वर्ड की, वो कब बनी थी, उसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कितनी बड़ी फाइल है, साइज क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है ना फाइल की आपके सामने आ जाएगी इन्फो वाले ऑप्शन पर या टूल पर क्लिक करने से। सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे दी जाती है। तो अगर आप अपनी फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टूल पर क्लिक कर सकते हैं। आगे देखिए, फाइल वाले मेन्यू या टैब के अंदर आपको एक और नया टूल मिलेगा जिस पर लिखा आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप एमएस वर्ड में कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। इसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज CTRL+N, यानी कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो इससे भी डायरेक्टली नई एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद एक और टूल दिया गया यहां पर जिसे ओपन कहते हैं। ओपन का मतलब होता है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल कह दो या डॉक्यूमेंट कह दो। इसका मीनिंग होता है पहले से बनी हुई फाइल को या पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलना, बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना, को ओपन करना। मुझे ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही कोई एमएस वर्ड की फाइल बनी हो? हाँ, हो सकता है। मान लो आपने पहले से बनाई हो या आप किसी से लेके आए हो किसी फाइल को, तो जो पहले से बनी हुई फाइल है उसी को ही अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। जरूर थोड़ी कि हर बार एक नई एमएस वर्ड की फाइल बनाओगे। तो पहले से बनी हुई फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसकी भी अपनी एक शॉर्टकट की होती है, दैट इज Ctrl+O। ये जीरो नहीं है, ओ है।
ABCD जो अल्फाबेट होते हैं। तो अगर आप कंट्रोल प्लस ओ दबा देंगे तो पहले से बनी हुई फाइल जितनी भी है MS वर्ड की, उनके लिए एक विंडो खुल के आएगी आपके सामने, छोटी सी विंडो, जिसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। एक शब्द नोट कर लीजिए साइड में कहीं पर, डायलॉग बॉक्स। ये शब्द भी है ना पूरे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बहुत जगह रिपीट होगा। इसका मतलब होता है स्मॉल विंडो, मतलब एक छोटी विंडो जिसको फुल स्क्रीन पर न किया जा सके, उसे कंप्यूटर में डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ लो, जैसे आप किसी फाइल को कंप्यूटर में जब डिलीट करते हैं ना, तब भी एक छोटी सी विंडो खुल के आती है स्क्रीन पर। उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। नीचे ऑप्शन होता है ओके या कैंसिल। ओके कर देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो जो छोटी सी विंडो आती है ना आपके सामने, उसको आप फुल स्क्रीन नहीं कर सकते, यानी कि पूरी स्क्रीन पे बड़ा करके नहीं देख सकते। जितना साइज उसका बना हुआ आया है उतना ही साइज आपको दिखाई देगा बस। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी विंडो जिनको फुल स्क्रीन ना किया जा सके कंप्यूटर में, उन्हें डायलॉग बॉक्स के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या सूचना लिखी होगी। अब आगे देखिए, अगर कभी पूछा जाए कि ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए या ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, और अगर कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो एक शॉर्टकट की और भी हो सकती है, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। यानी कि आप कंट्रोल दबाइए, फिर उसका शिफ्ट दबा दीजिए, उसके बाद फंक्शन की F12 दबा दीजिए, तो भी है ना ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ जो शॉर्टकट की हम यूज कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इसमें जो प्लस का सिंबल है ना, इसका मीनिंग होता है के साथ। प्लस का सिंबल का मतलब है के साथ। ये नहीं है कि आपको कंट्रोल दबाना है फिर प्लस वाला की दबानी है, फिर शिफ्ट दबानी है, फिर प्लस वाली की दबानी है, फिर F12 दबाना है, ऐसा नहीं करना। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कंट्रोल दबाइए, फिर के साथ शिफ्ट दबाइए, के साथ F12 दबा दीजिए, मतलब 3 की दबानी है आपको। ये इसका बेसिकली मीनिंग है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद है ना एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दैट इज सेव करने का। ये क्या होता है, सेव का मतलब होता है सेव द डॉक्यूमेंट या सेव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है बेटा, हिंदी में कहा जाएगा दस्तावेज के कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यानी सेव करने के लिए। समझे या नहीं भाई? सपोज दैट कि आपने ना MS वर्ड की फाइल में पिछले 1 घंटे से काम किया, 1 घंटे से आप टाइपिंग किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, काम कर रहे हो। अब अचानक किसी कारणवश, है ना, आप किसी कारणवश देखते हैं कि वो सब कुछ गायब हो गया, तो आपकी मेहनत लॉस हो जाएगी ना, मतलब बेकार जाएगी, वो सारा कंटेंट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं लोग बाग, अपने उस फाइल में बीच बीच में कंट्रोल एस दबाते रहते हैं, या फिर इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज CTRL+S, यानी कि कंट्रोल प्लस एस। अब अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो उससे आपका जो कंटेंट है वो सुरक्षित रहेगा फाइल के अंदर। ठीक है, बट इससे पहले भी फाइल को सेव एज करना पड़ता है। अगला ऑप्शन देखो, सेव एज। ये क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है फाइल को नाम और लोकेशन देना। ठीक है, लिख लीजिए, फाइल को नेम एंड लोकेशन देना। भाई सीधी सी बात है, अगर कंप्यूटर में आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, चाहे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी की, है ना, तो उस फाइल को आपको एक नाम देना पड़ेगा और फाइल का लोकेशन भी बताना पड़ेगा कि वो फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ पर रखी जाएगी। तो ये दोनों चीजों को देने को ही है ना इसमें MS वर्ड में सेव एज कहा जाता है। ठीक, अब आपने फाइल का नाम दे दिया सपोज दैट ABC, और फाइल की लोकेशन बता दी कि कंप्यूटर में D ड्राइव के अंदर और 123 या XYZ नाम के फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव होगी, आपने ये लोकेशन बता दी है। ठीक है, तब उसके बाद आप इस फाइल में काम करना शुरू करिए, क्योंकि फाइल का नाम और लोकेशन पता चल गया, सेव हो गया। अब इसके बाद आप अपनी फाइल में जो भी कुछ लिखेंगे और आपको ऐसा लगता है कि किसी कारणवश ये डाटा डिलीट ना हो जाए, ये कंटेंट चला ना जाए,
तब आप इस वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे सेव कहते हैं। तो आप बीच बीच में कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस दबाते रहते हैं ताकि जो भी काम आपने किया है वो सुरक्षित रहे आपका, क्योंकि फाइल का नाम लोकेशन सब तय है पहले से। बस आप जो भी लिखते जाएं कंट्रोल एस दबाते जाओ तो वो फाइल का कंटेंट उस फाइल में सेव होता जाता है। अब अचानक से सपोज दैट कंप्यूटर बंद हो गया, अचानक पावर फेलियर की वजह से बंद हो गया, तो जो भी आप स्क्रीन पर अभी लिख रहे थे फाइल में वो सब गायब नहीं होगा, वो सब उस फाइल के अंदर सेव होता जा रहा था। ठीक है, तो ये टूल है यहाँ पर बेसिकली। इसकी भी अपनी एक शॉर्टकट की होती है, केवल फंक्शन की F12, यानी अगर आप कीबोर्ड से फंक्शन की F12 दबा दें तो इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आप फाइल का नाम और लोकेशन दे सकते हैं। एक बात और मैं आपसे इन जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या हम किसी फाइल को नाम और लोकेशन देने के बाद उसी फाइल को कंप्यूटर में किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं, किसी दूसरे नाम और दूसरे लोकेशन पर? एक तो तरीका ये होता है कि आप उस फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर दो, किसी फाइल को कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फाइल का नाम जो भी था वही दूसरी जगह पर भी आ जाता है, फाइल की लोकेशन बदल जाती है पर फाइल का नाम वही रहता है कॉपी पेस्ट करने पर। बट अगर आप ये चाहते हैं कि फाइल का नाम भी चेंज करना है आपको, तो भी उस कंडीशन में आप ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव एज। आपने मान लो डी ड्राइव के अंदर किसी फाइल को सेव कर रखा है कंप्यूटर में, ड्राइव्स होते हैं ना कंप्यूटर में, C, D, E, F, तो ऐसे किसी डी ड्राइव के अंदर किसी फाइल को सेव कर रखा है। अब आप चाहते हैं यही फाइल ई ड्राइव के अंदर भी किसी दूसरे नाम से वहां पर चली जाए या सेव हो जाए, तो अब आप है ना इसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की F12 होती है। आप दोबारा से F12 दबा दो या सेव एज पे क्लिक कर दो फाइल के अंदर जाके, तो उससे क्या होगा, फिर से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप फाइल का नाम बदल सकते हैं और लोकेशन भी बदल सकते हैं। तो जो फाइल पहले से किसी लोकेशन और किसी नाम से है ना, उसे दोबारा से किसी दूसरे लोकेशन और नाम से भी आप सेव एज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम किसी फाइल को हम दूसरे लोकेशन पर दूसरे नाम से रख सकते हैं, और अगर हाँ तो ये किस टूल की मदद से होता है। तो ऑप्शन में लिखा था सेव एज की मदद से। तो चाहे किसी फाइल का नाम आप पहली बार दे रहे हो, लोकेशन, चाहे आप किसी फाइल को दूसरी बार नाम और लोकेशन दे रहे हो, दोनों को ही सेव एज कहा जाता है। नोट कर लीजिए बेटा, और कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि अगर आप नोट नहीं कर रहे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कंप्लीट क्लास PDF यानी एज इट इज आपको लिखा हुआ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर MS वर्ड की आपको फाइल मिल जाएगी जिसमें एज इट इज ये लिखा हुआ है। आप उस PDF फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं रिवीजन के लिए, या फिर आप मोबाइल में, टैबलेट में या कंप्यूटर में भी उस फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना, हमें यहाँ पर यानी फाइल वाले मेन्यू या टैब के अंदर और भी कुछ टूल्स और कमांड दी हुई हैं, जैसे कि आगे लिखिए, नेक्स्ट आता है प्रिंट कमांड। ये क्या होता है? देखो, आप अपने MS वर्ड की फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंट द डॉक्यूमेंट, यानी जो आपकी फाइल है, दस्तावेज है, उसको प्रिंट करने के लिए। इसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज CTRL+P, यानी कि आप Ctrl+P दबा दो या फिर आप केवल प्रिंट दबा दो। ठीक है, या तो आप Ctrl+P दबा दो या प्रिंट वाले इस टूल पर क्लिक कर दो फाइल के अंदर जाके, दोनों से ही प्रिंट कमांड चली जाती है। अगर शॉर्टकट की कभी पूछी जा रही है आपसे और Ctrl+P ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, तो देखना वहां पर एक ऑप्शन और भी हो सकता है, दैट इज Ctrl+, एक गड़बड़ी हो गई बेटा, एक छोटा सा चेंज है ना यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, बाई मिस्टेक हो गया है। और अच्छी बात है कि अभी ये चीज लिखी हुई है, अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लो, मतलब अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो चेंज कर लीजिए। ये जो मैंने बताया था ना, ओपन डायलॉग बॉक्स की जो विंडो हमारे सामने खुल के आती है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O और Ctrl+ केवल F2 होती है।
कंट्रोल प्लस F2 नहीं, F12। मतलब जो हमने बीच में शिफ्ट लगाया था ना, वो यहाँ नहीं होता, वो प्रिंट कमांड में होता है। माफ कीजिएगा, ह्यूमन एरर हो गई एक, यहाँ लिखिए। ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा कि ह्यूमन एरर की वजह से दिमाग कहीं और चला गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जो ओपन की शॉर्टकट की है ना, कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12 होती है। और प्रिंट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो दो होती हैं, कंट्रोल प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, नोट कीजिए। एक बच्चे का कमेंट आया, सर F2 और F12 में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग फंक्शन कीज हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था जब आपने कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने कीबोर्ड समझाया था। तो उस समय बताया था F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक है, जिसमें हर एक फंक्शन की का अलग अलग मतलब हो सकता है। बट यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां दोनों ही जगह मैंने F12 यानी कि फंक्शन की F12 ही लिखा है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि F2 नाम की जो फंक्शन की है उसका इस्तेमाल जनरली किस लिए किया जाता है, ओवरऑल कंप्यूटर में, पूरे ही कंप्यूटर में, तो आप लिख लीजिए किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। F2 फंक्शन की का जो इस्तेमाल है ना, वो पूरे ही कंप्यूटर में हर जगह पर रीनेम फाइल के लिए किया जाता है। जैसे मान लो फाइल का नाम ABC है, किसी भी फाइल का नाम, आप उस फाइल का नाम XYZ या 123 करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल के आइकन पर क्लिक कीजिए माउस से और F2 दबा दीजिए फंक्शन की। अपने आप ये ना फाइल के नाम नीचे सेलेक्ट होके आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने सेलेक्ट किया है। फिर आप कीबोर्ड से जो भी नाम चेंज करना चाहें वो चेंज कर दो। तो इतना ही याद कर लो कि फंक्शन की F12 किसी फाइल के नाम को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है जी। बाकी हर एक फंक्शन की का अलग अलग मतलब हो सकता है, अलग अलग जगह, सभी जगह फंक्शन की का सेम फंक्शन नहीं होता। जैसे है ना, एक फंक्शन की है F5, फंक्शन की F5 जो कि नॉर्मल कंप्यूटर में रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब उसी F5 फंक्शन की का MS वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, तीनों में अलग अलग मतलब है। ठीक है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर है ना, हमें समझ में आ गया कि जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, प्रिंट कमांड देने की शॉर्टकट की है, वो कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है। अब यहीं पर है ना एक पॉइंट और लिख लीजिए, जिसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया होता, बस मैं आपको नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू ये क्या चीज होती है? देखो कई बार है ना हम प्रिंट कमांड दे देते हैं, और प्रिंट कमांड देने के बाद फिर हमें लगता है कि प्रिंट आउट सही नहीं निकला, गड़बड़ निकल गया। तो हम क्या करेंगे उस समय, हम फिर है ना दोबारा से प्रिंट कमांड देंगे, तो फिर से कागज पर प्रिंट निकलेगा, फिर चेक करेंगे सही निकला नहीं निकला। इस चक्कर में हमारी दो चीजें खराब हो रही होती हैं, एक तो पेपर वेस्ट हो रहा होता है और दूसरा टाइम भी तो खराब हो रहा है। तो बेहतर यही है कि कागज पर प्रिंट निकालने से पहले, यानी कि फाइनल प्रिंट कमांड देने से पहले, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही चेक करके देख लो कि आपका प्रिंट सही निकलेगा या नहीं। उसी को प्रिंट प्रीव्यू के नाम से बोल दिया जाता है। और इस प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो लिख लीजिए, दैट इज कंट्रोल प्लस F2। यानी अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 दबा देंगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, कागज पर प्रिंट निकालने से पहले मॉनिटर स्क्रीन पर ही देख लेना कि प्रिंट कैसा निकल कर आएगा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और टूल यहां मिलेगा फाइल के अंदर, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ये क्या होता है जी? देखो एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी MS वर्ड की फाइल को PDF फाइल में चेंज कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम MS वर्ड की फाइल को PDF फाइल में चेंज कर सकते हैं। तो क्या MS वर्ड के अंदर ही ऐसा कोई टूल या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है? उसी को एक्सपोर्ट कहते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, MS वर्ड फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करना, समझ में आ गया? सपोज दैट आपको है ना अपनी MS वर्ड की फाइल को एक PDF फाइल बनाकर किसी को भेजना है, किसी को देनी है आपको PDF फाइल, तो आप इसी टूल के थ्रू वर्ड की फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद है ना यहाँ पर एक और टूल दिया गया है और इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ट्रांसफॉर्म वाला। क्या होता है समझाता हूं, देखो। ट्रांसफॉर्म नाम का ये जो टूल है ना, इसके थ्रू होता क्या है, आपकी एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले लिख लो, एमएस वर्ड फाइल को वेब पेज में कन्वर्ट करना, ये किसके थ्रू होगा, ये ट्रांसफॉर्म नाम के टूल के थ्रू होता है। देखो होता क्या बेसिकली, कि जब आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं, है ना, तो ये फाइल आपकी किस एप्लीकेशन के थ्रू बन रही है, ऑब्वियस है एमएस वर्ड की फाइल है तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू ही बन रही है। बट अब आप इस एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज के जैसा बनाना चाहते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज का सिंपल सा मतलब है, जो वेबसाइट वगैरह आप ओपन करते हो, wikipedia.com वेबसाइट है, या यूट्यूब की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कोई भी वेबसाइट जो आप ओपन करते हैं, यूज करते हैं, उस वेबसाइट को आप जिस तरीके से देख रहे होते हैं, है ना, या वेबसाइट का जो पेज जैसा आप देख रहे होते हैं, वो वेब पेज कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, जो वेबसाइट आप ओपन करने जा रहे हैं वो बेसिकली कलेक्शन होता है ढेर सारे वेब पेजेस का। बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनको कलेक्ट कर दिया है, आपस में इंटरलिंक कर दिया है, तो वेबसाइट बन जाती है। तो बेसिकली किसी वेबसाइट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके वेब पेजेस को ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं, अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि बात है ना कि वेब पेज को देखना, यूज करना एज कंपेयर टू एमएस वर्ड की फाइल के आसान होता है, इजी होता है। अगर हम किसी वेबसाइट वेब पेज को एक्सेस करते हैं ना, ऊपर नीचे करके देखते हैं, तो वो ज्यादा आसान होता है एमएस वर्ड की फाइल को देखने की तुलना में। ठीक है, तो कई बार क्या किया जाता है कि एमएस वर्ड की फाइल को वेब पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये कन्वर्जन वाला जो काम है ना, वो इस वाले टूल से हो जाता है। आपको बस इस पर क्लिक करना है और ओके करना है, आपकी फाइल वेब पेज में बन जाएगी। बट इस बीच में ना यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, एमएस वे नाम की एप्लीकेशन, ये काम कर रही होती है इनबिल्ट, ये बीच में काम कर रही होती है। मतलब एमएस वर्ड की फाइल अगर एक वेब पेज में कन्वर्ट हुई है तो उसके पीछे भी एक एप्लीकेशन काम कर रही है, जो हमें ना तो दिखती है और ना ही हमें उस पर किसी पे क्लिक करना। हमें तो बस इस वाले बटन पे क्लिक करना होता है और ये काम हो जाता है, यानी यहां से ये काम बन जाता है। बट बीच में जो एप्लीकेशन काम कर रही है उसे एमएस वे कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि बताओ अगर एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज में कन्वर्ट करना हो तो कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू ये काम होता है, तो आंसर है एमएस वे। आपको याद है मैंने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो आपको एमएस वर्ड की, एमएस ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशन है उन सभी के नाम दिखाए थे, है ना। और मैंने बोला था कि एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन ही एप्लीकेशन नहीं होती, और भी ढेर सारी एप्लीकेशन है। तो उन सभी एप्लीकेशन में एक नाम ये भी था। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लेना। इसके बाद है ना एक और आपको यहाँ टूल मिल जाएगा और वो है क्लोज के नाम से। ये क्या होता है जी, इसे बोलते हैं क्लोज द फाइल, क्लोज द फाइल, यानी कि फाइल को बंद करना। सपोज दैट कि एमएस वर्ड की कोई फाइल आपने ओपन की हुई थी जिसमें आपने काम कर लिया, अब आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो फाइल वाले इस टैब के अंदर जाकर और आप इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दो, फाइल बंद हो जाएगी। इसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस W इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस W दबा दीजिए तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी। ठीक, पहले तो इसे नोट करो। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अक्सर लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाए ना कि एमएस वर्ड फाइल को बंद करना है, और जब आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना है, तो क्या इन दोनों की शॉर्टकट की अलग अलग होती है, तो आंसर है जी हाँ, अलग अलग होती है। और दोनों को बंद करने का ऑप्शन भी अलग अलग है। जैसे ये साइड में कहीं पर नोट करके लिखना, साइड में नोट करके लिखो कि जब ये कहा जाए आपसे कि क्लोज द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को बंद करिए,
तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर है ऑल्ट प्लस F4। तो या तो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 दबा दो, और इसका जो ऑप्शन है क्लोज द एप्लीकेशन का वो कहाँ मिलता है, जैसे सपोज दैट कि ये MS वर्ड की एप्लीकेशन है पूरा बोर्ड, तो बिल्कुल कॉर्नर में जहां पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है कैरेबिल का, वहीं पर एक रेड का सिंबल होता है, रेड क्रॉस का निशान, उस पर क्लिक करने पर आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि जब आप एप्लीकेशन को बंद कर रहे होते हैं तो उसके अंदर खुली हुई फाइल भी बंद हो जाती है। बट आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, वो ये है कि क्लोज द फाइल ओनली, एप्लीकेशन नहीं बंद करनी, हमको केवल फाइल बंद करनी है। तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। इसका ऑप्शन आपको यहां मिलेगा, यानी फाइल के अंदर जाकर क्लोज पे बटन, इस क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो MS वर्ड की फाइल बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है, क्या हो रहा है फाइल एप्लीकेशन, चलो इसे एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे सामने एक घर है और उस घर में घर को तोड़ा जा रहा है, तो दो कंडीशन है वहां पर। पहले तो जब ये कहा जाए कि पूरे घर को तोड़ दो, तो पूरे घर को तोड़ने का मतलब यही हुआ ना कि वो घर टूटने का मतलब उसके अंदर के जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, सारे टूट रहे होंगे। घर का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसकी आउटर जो बाउंड्री है, दीवार है, उसको तोड़ देंगे, अंदर के कमरे को ना तोड़ा जाए। तो जब ये कहा जाए कि पूरे घर को तोड़ दो, तो मतलब उसके कमरे, अंदर के जो कमरे हैं वो भी टूट रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, जब ये आपसे कहा जाए कि सामने एक घर है, उसका एक कमरा तोड़ दो, तो एक कमरा अगर, एक रूम अगर आप तोड़ रहे हैं तो घर नहीं टूट रहा, वो रूम टूट रहा है बस, जिसको शायद दोबारा से बनाया जाएगा। समझे नहीं? ये उसी तरीके से है कि जब आप MS वर्ड की एप्लीकेशन को बंद करते हैं ना, तो उसमें जो फाइल खुली होती है एप्लीकेशन के साथ साथ वो भी बंद हो जाती है। यानी जब घर टूट रहा है तो उसके कमरे भी टूट गए। और जब ये कहा जाए कि केवल और केवल फाइल को बंद करिए, तो वो ऑप्शन ये है जिसमें एप्लीकेशन खुली रहेगी, फाइल बंद हो जाती है बस। यानी वैसे ही जैसे एक कमरा टूट जाएगा, घर नहीं टूटेगा। तो दोनों क्लोज में अंतर है, दोनों की शॉर्टकट की अलग है और दोनों के ऑप्शन भी अलग अलग हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए यहां पर दे रखा है बटन, और एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए MS वर्ड एप्लीकेशन में राइट साइड अपर कॉर्नर में एक रेड कलर का क्रॉस बना होता है, उससे ये काम होता है। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? नोट कर लीजिए इसको। और ये हो गया हमारा फाइल वाला मेन्यू कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे होम वाले मेन्यू या टैब में, और देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन से कमांड और टूल देखने को मिलते हैं। देखा आपने, सारा का सारा खेल पूरे MS ऑफिस में, यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इसी चीज का है कि आपको जितने भी कमांड्स या टूल दे रखी हैं उनकी जानकारी है या नहीं। अगर आपने इनमें से किसी भी एक कमांड को या टूल को छोड़ दिया और उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये वैसे ही हो गया ना मैथमेटिक्स में, आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आपने किसी भी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ना ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, इसमें हर एक टूल कमांड के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है जी। तो आगे देखो, होम वाले मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फाइल पे गए थे, उसके बाद होम पे जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो होम वाला मेन्यू ही सबसे पहले आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देता है। एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि जो रिबन पर जितने भी टूल या कमांड आपको दिखते हैं वो सबसे पहले होम वाले ही दिखते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि होम वाला मेन्यू या टैब ही सबसे पहले एक्टिव होकर आता है। फिर आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करना चाहें और उस पर जाना चाहें तो जा सकते हो। तो होम वाले मेन्यू पर जैसे आप जाओगे या इसे देखेंगे तो यहां पर आप ग्रुप्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको क्या होगा, एक ऐसे ग्रुप बना हुआ है कुछ कमांड्स और टूल्स का, ठीक है, ऐसे एक ग्रुप और बना होगा, यहाँ पर भी कुछ कमांड्स होंगी। फिर ऐसे एक और ग्रुप बना होगा, यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं। फिर एक और ग्रुप बना होगा, यहाँ पर भी कुछ कमांड्स हैं। इस तरीके से ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3 और ये ग्रुप 4। जब मैं लास्ट में आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको वहां पर ये चीजें दिखाई दे जाएंगी, है ना, कि अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। अब इन ग्रुप के अपने अपने नाम भी होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पहला वाला जो ग्रुप है उसका नाम है क्लिप बोर्ड। तो इस क्लिप बोर्ड वाले ग्रुप के अंदर ढेर सारी कमांड दे रखी होंगी और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है।
चलो अब आगे एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखते जाओ और कोई डाउट है तो पूछते जाइए। जैसे हम होम के अंदर जाएंगे तो हमें सबसे पहला ही है ना एक ग्रुप दिखाई देता है जिस पर लिखा मिलेगा क्लिप बोर्ड। ठीक है जी। अब वैसे तो क्लिप बोर्ड नाम का जो ये ग्रुप है, इसी नाम से एक टूल भी होता है क्लिप बोर्ड नाम का। ठीक है, बट इसके अंदर और भी कई सारी टूल दे रखे हैं, कमांड दे रखे हैं, तो सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जी, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप कभी भी किसी कंटेंट को कॉपी कर लो या फिर कट कर लीजिए। कट या कॉपी तो समझते हैं ना, जैसे कोई मान लो कोई लाइन है यानी कोई सेंटेंस है एमएस वर्ड की फाइल में, और उसको आपने कॉपी कर लिया, फिर दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो जब आप कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो दोनों जगह हमें वो कंटेंट दिखाई देता है। बट जब आप कट पेस्ट करते हैं तो कट करने के बाद पहली जगह से जहां से वो कट किया आपने वो गायब हो जाएगा, और जहां पर आप पेस्ट करेंगे वहां पर दिखना शुरू हो जाता है ना। जैसे मान लो किसी पैराग्राफ की एक लाइन को आपने कट कर लिया तो यहां से गायब हो जाएगी, और जहां भी पेस्ट करेंगे वहां दिख जाएगी। कॉपी पेस्ट में दोनों जगह दिखाई देती है। ठीक। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप किसी भी कंटेंट को, जिसको जनरली आइटम भी कह सकते हैं एमएस वर्ड में, समझ में आ रहा है, आइटम शब्द इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, बाकी मैं कंटेंट शब्द बोल रहा हूं, कंटेंट भी कह सकते हैं। तो इसे आप ऐसे समझ लो कि अगर है ना आपने जैसे मान लो कोई अक्षर है एमएस वर्ड की फाइल में, कोई लेटर या कोई वर्ड हो गया, पूरा शब्द, या कोई सेंटेंस हो गया, या पूरा का पूरा कोई पैराग्राफ हो गया, या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही आपने कॉपी कर लिया या कट कर लिया, तो चाहे आप एक बार में जो भी करें, चाहे किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को या पूरे डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी करें, वो एक ही आइटम कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन पूरी कॉपी या कट करेंगे तभी वो एक आइटम कहलाएगी। यहां पर आप एक शब्द को कट या कॉपी कर लो, वो भी एक आइटम है। और मान लो एमएस वर्ड की फाइल में जितना सब कुछ भी आपने लिखा है उस पूरे को आप कट या कॉपी कर लो तो वो भी एक ही आइटम कहलाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप कट या कॉपी करें और उसके बाद पेस्ट करें तो बीच में वो आइटम कहां पर रखे गए होते हैं, वो आइटम कहां पर रखे गए होते हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा क्लिपबोर्ड पर। ये क्लिपबोर्ड नाम के स्पेस पर वो आइटम है ना आपको दिखाई दे भी सकते हैं। या सबसे पहले तो ये समझ लो कि कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करने से पहले जितने भी आइटम्स हैं जो भी आपने कट कॉपी किए हैं वो सब कहाँ रखे हुए होंगे, क्लिपबोर्ड पर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आइटम्स हैं ये क्लिपबोर्ड पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो इसके दो आंसर है बेटा, एक पहला आंसर है 1 आइटम और दूसरा आंसर है 24 आइटम्स। क्या मतलब है इसका, एक्चुअली होता क्या था कि एमएस वर्ड 97 वाला जो वर्जन था, आपको सारे वर्जन के बारे में बताया था ना क्लास के शुरुआत में, तो एमएस वर्ड 97 वाले वर्जन तक क्या होता था कि क्लिपबोर्ड पर केवल एक ही आइटम को रखने की परमिशन थी, एक ही आइटम रख सकते थे केवल। सपोज दैट कि आपने ना कुछ भी कॉपी कर लिया या आपने कुछ भी कट कर लिया, फिर आप इसे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ भी कॉपी किया या कट किया, उसको क्या करेंगे, उसको भी पेस्ट कर देंगे। तो पहला वाला कट या कॉपी गायब हो जाता था क्लिपबोर्ड से। अब सपोज दैट कि आपने फिर से है ना तीसरा कोई भी टेक्स्ट को कट किया या कॉपी किया आपने, फिर इसको भी पेस्ट कर देंगे, तो इससे पहले वाले कट या कॉपी गायब हो जाएंगे आपके। मतलब हर बार जब जब आप कट या कॉपी कर रहे होंगे किसी भी आइटम को या किसी भी कंटेंट को, तो इससे पीछे वाला जो कट या कॉपी किया था वो गायब हो जाता था क्लिपबोर्ड से। यानी एट द सेम टाइम क्लिपबोर्ड पर केवल एक ही कट या कॉपी वाला आइटम रहता था जो रिसेंटली अभी आपने कट या कॉपी किया है। तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ है। सपोज दैट कि अभी जो आपने कट या कॉपी किया है उसे तो चलो आपने पेस्ट कर दिया, अब आपको है ना जो सबसे पहली बार आपने कट या कॉपी किया था, कट या कॉपी जो किया था उसकी जरूरत आपको फिर से पड़ रही है, तो उसको फिर से कट या कॉपी करके लेके आओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं पर रखे हुए मिल जाएं, बस माउस से क्लिक करें और पेस्ट हो जाए। तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, हम कट या कॉपी किए गए आइटम्स को किसी जगह पर रखेंगे जिसे क्लिपबोर्ड बोला जाएगा, और मल्टीपल रख सकते हैं। यानी कि आप कट कॉपी करते जा रहे हो और वो क्लिपबोर्ड पर दिखाई देता जाएगा आपको। समझ में आया बात।
तब है ना उन्होंने लिमिट कर दी 24 आइटम की एक बार में, और ये हुआ था MS वर्ड 2000 वाले वर्जन से, 2000 से, यानी MS वर्ड 2000 वाला जो वर्जन था उसमें ये काम कर दिया। फिर उसके बाद और भी वर्जन आए और अभी तक जितने भी वर्जन चल रहे हैं, तो MS वर्ड 2000 वाले वर्जन से क्लिप बोर्ड पर 24 आइटम रखने की परमिशन ग्रांट कर दी गई है। तो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्लिप बोर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखे जा सकते हैं। तो इसके दो आंसर हैं, या तो 1 या फिर 24। कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे, या तो 1 के लिए पूछा जाएगा या 24 के लिए पूछा जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाएं, तो फिर या तो वर्जन लिख के देंगे, ऐसे लिख के देंगे कि बताओ MS वर्ड 2000 वाले में, या MS वर्ड मान लो 2010 में, या MS वर्ड 2019 में बताओ क्लिप बोर्ड पर कितने आइटम रखे जा सकते हैं। तो ये तो हमें पता है ना कि MS वर्ड 2000 वाले वर्जन से आगे जितने भी वर्जन है सभी में 24 आइटम रखे जा सकते हैं। तो 24 पे टिक कर दें, 1 पे टिक नहीं करना। या फिर लिख के देगा कि बताओ MS वर्ड 97 वाले वर्जन तक क्लिप बोर्ड पर कितने आइटम रखे जा सकते थे, तो फिर 1 आंसर होगा। 1 और 24 दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर कोई वर्जन का नाम कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये पूछ रहा है कि बताओ क्लिप बोर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने आ सकते हैं, और 1 और 24 दोनों ऑप्शन में दे रखा हो, तो फिर हमारा सही आंसर होगा एक ऑप्शन और ढूंढना, वहां पर लिखा होगा बोथ A एंड B, यानी कि 1 भी और 24 दोनों ही आंसर सही है। आप समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है सर ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप मैं बताऊंगा आगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ड्रॉप कैप वगैरह भी आ जाएगा। बीच में ना डाउट क्लास जैसा नहीं रखेंगे इसको, मतलब कोई टूल अगर मैं आपको यहाँ पर लेआउट में बताऊंगा या इंसर्ट में बताऊंगा तो सीक्वेंस में ही बताऊंगा, ऐसे नहीं करेंगे मिक्सअप करके पढ़ जाए तो फिर टॉपिक खराब हो जाएगा। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और क्या पूछा एक बच्चे ने, अगर सर पहले कट कर दें और फिर पेस्ट करें तो वो चीज कट करी वो चीज आ जाएगी। अगर सर पहले कट कर दें और फिर पेस्ट करें तो वो चीज कट करी वो चीज आ जाएगी। एक तो सही लिखा करो आप, इंग्लिश सही लिखा करो, है ना। जहां तक मैं आपकी बात पढ़ पा रहा हूं, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज दैट कि कोई हेलो नाम का शब्द लिखा हुआ था MS वर्ड की फाइल में, ठीक है। कई सारे शब्द लिख देता हूँ, हाय नाम का शब्द लिख देता हूँ, बाय नाम का शब्द लिख देता हूँ, है ना, यतेंद्र लिख देता हूँ, कई सारे शब्द लिखे हुए हैं MS वर्ड की फाइल में। अब आपने या तो इसे कट कर लिया या कॉपी कर लिया। ये मान लीजिए क्लिपबोर्ड नाम का स्पेस है, ये क्लिपबोर्ड नाम का एक स्पेस है, ठीक है। तो जैसे ही आप कट या कॉपी करोगे ना तो ये हेलो यहां पर आ जाएगा, क्लिपबोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इसे कट या कॉपी करने के बाद जहां भी आपको इसे पेस्ट करना हो आप कर दीजिए। अब सपोज दैट कि आपने इस हाय नाम के शब्द को कट कर लिया या कॉपी कर लिया, जैसे ही इसे कट या कॉपी करेंगे तो ये हेलो नीचे चला जाता है और हाय ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाता है अब क्लिपबोर्ड पर। और फिर इसे जहां भी इसे पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट मार दो इसको। फिर आपने बाय नाम के शब्द को कट किया या कॉपी किया तो ये दोनों जो है ना ये नीचे मूव कर जाएंगे, यानी कि हेलो और नीचे चला जाएगा, हाय नीचे आ जाएगा, और अब यहाँ पर क्लिप बोर्ड पर बाय आ जाता है। फिर आप इसे जहां कहीं भी पेस्ट करना चाहें वहां पेस्ट कर दो इसको। इसी तरीके से ये वाला शब्द भी आ जाएगा। यानी जितने भी शब्दों को शब्द कह दो या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पैराग्राफ को आप कट या कॉपी जो कर रहे होते हैं ना वो क्लिप बोर्ड पर ऐसे लाइन में लगता जा रहा होता है। यानी अभी आपने सबसे पहला शब्द हेलो को कट या कॉपी किया था तो वो ये रहा, उसके बाद हाई को किया था वो ये रहा, और ऐसी बाय को किया था तो वो ये रहा। तो ऐसी लिस्ट बनती जाएगी। तो ये 1 नीचे चला जाएगा और ऊपर से नए वाले आते जाएंगे। तो ऐसे मैक्सिमम कितने आइटम क्लिप बोर्ड पर आ सकते हैं? 24 आ सकते हैं, 24 रखे जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्लिप बोर्ड पर 24 आइटम आ गए ये वाले कट या कॉपी वाले। अब नेक्स्ट क्या होगा? अगर हम किसी 25वें आइटम को कट या कॉपी कर लें तो फिर ये नीचे वाला अपने आप गायब हो जाता है, ये गायब हो जाएगा। जो हाई है ना उसकी नंबरिंग 1 हो जाएगी, बाय की नंबरिंग 2 हो जाएगी, फिर से 24 हो जाएंगे। यानी कि जो नीचे जा रहे हैं ना कट या कॉपी वाले आइटम वो नीचे लिस्ट में से ऑटो डिलीट होते जाते हैं। समझ में आया? यानी क्लिपबोर्ड एक ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे भी काम करता है। नए ऊपर से आते जाएंगे, पुराने नीचे से निकलते जाएंगे। ठीक है।
अब आपको इनकी जरूरत जब भी पड़े आप यूज कर लो। जैसे सपोज दैट कि आपको है ना इस, जैसे यहां लिखा हुआ था पहले हाय हेलो, मैं फिर से लिख देता हूं वैसे, है ना। सपोज दैट कि अभी आपने बाय शब्द को पेस्ट किया है, ठीक है। अब आपको लगा यार मैंने थोड़ी देर पहले हेलो शब्द को कट या कॉपी किया था, क्या मुझे उसे फिर से कट या कॉपी करके लाना पड़ेगा? नहीं, बस क्लिप बोर्ड में जाओ, वहां पर है ना हेलो लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर दो बस। तो जहां पर भी फाइल में आपका कर्सर होगा वहां पर हेलो शब्द फिर से पेस्ट हो जाएगा। अब देखो आप बोलेंगे सर ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, हेलो शब्द को कॉपी करना है कट करना है, या खुद से नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रहे हो? एक्चुअली यहां पर आपको चीजें सिंपल लग रही हैं। जब हम है ना यही काम थोड़े मल्टीपल वे में करते हैं, जैसे सपोज दैट कि मैंने एक बार में अलग अलग जगह से शब्दों को एक बार में कॉपी किया है, मतलब एक शब्द यहां पर रखा हुआ था उसको कॉपी किया मैंने, फिर एक शब्द यहां था इसे कॉपी किया। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो जाएगा दूर दूर का कॉपी? तो हमें कंट्रोल वाली की को दबाना पड़ता है। अगर हम मल्टीपल कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, तो कंट्रोल वाली की को दबा लेते हैं। एक से ज्यादा चीजें जब सेलेक्ट करनी हो तो मैं कंट्रोल वाली की को दबाकर जो जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा अलग अलग जगह से, वो एक बार में एक ही कॉपी कहलाएगा या एक बार में एक ही कट कहलाएगा वो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये कठिन होता है काम, कि फिर से कंट्रोल दबाओगे फिर सेलेक्ट करोगे तो इतना हेडेक कौन लेगा? क्या ये चीज हमें दोबारा नहीं मिल सकती है? तो वो मिल जाएगी, क्लिप बोर्ड पर रखा हुआ मिल जाएगा वो आपको। समझे या नहीं? तो सिंपल सी बात एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, और इसे डिटेल में समझना है और सुनना है, क्योंकि इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आधे से ज्यादा बच्चे इन क्वेश्चन को आंसर दे ही नहीं पाते, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें कई सारे लोग समझा देते हैं कि देखो यहाँ कट का ऑप्शन है, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है, हो गया काम। अब उन्हें ये चीज पता ही नहीं है, जब इन पर क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जाम में आंसर दे ही नहीं पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने कुछ आइटम्स को पहले कट या कॉपी किया है, उनको बाद में भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आइटम आपके क्लिप बोर्ड पर रखे हुए होते हैं। और ऐसे मैक्सिमम कितने रखे जा सकते हैं? 24 रखे जा सकते हैं। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर दोबारा रिवाइज कराऊं। एक बच्चे ने लिखा सर कट कॉपी पेस्ट क्या होता है? आप क्लास में अभी देर से आए होंगे, अभी तो समझाया था। कौन है ये? विशाल। अरे भाई जैसे हेलो शब्द है, इस हेलो शब्द को आपने कॉपी कर लिया, तो जब आप कॉपी कमांड से इस हेलो शब्द को कॉपी करते हैं और फिर किसी दूसरी जगह पर आप इसे ले जाना चाहें तो इसे बोलते हैं पेस्ट करना। ये कहलाता है पेस्ट और ये कहलाता है कॉपी। तो जो भी कंटेंट है आपका, जरूरी नहीं कोई शब्द ही हो, पूरा का पूरा सेंटेंस हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो, जो आप एक बार में कट या कॉपी करें, या कॉपी करें कह दो पहले, तो आपने जैसे इसे कॉपी कर लिया तो आप दूसरी जगह पर इसे पेस्ट करना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में दोनों जगह पर ये चीज आपको दिखती है। अब ऐसा हो सकता है कि आप है ना इस हेलो शब्द लिखा हुआ है आपकी एमएस वर्ड की फाइल में, इसे यहां से कट करना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो कट करने के बाद ये यहां से गायब हो जाएगी, ये दिखना बंद हो जाएगी, और जहां भी पेस्ट करोगे वहां दिख जाएगी। ये होता है कट पेस्ट, ये होता है कॉपी पेस्ट। वैसे एक बात और बता दूं, कट पेस्ट को एक और नाम से भी बोला जा सकता है, या तो कट पेस्ट कह दो या कह दो मूव कराना। यानी किसी भी आइटम को अगर आप एक जगह से मूव करा रहे हैं तो उसको कट पेस्ट भी कहा जा सकता है। जैसे आप रियल लाइफ के एग्जांपल में इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे आप किसी घर में रहते थे, अब आप उस घर को छोड़कर है ना किसी दूसरे घर में जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो आप, तो आपका कट पेस्ट हो रहा है। आप पहले वाले घर में से कट हो रहे हो, यानी वहां से गायब हो जाओगे सामान लेके, और दूसरे घर में जाके रहने लग जाओगे तो आप पेस्ट हो गए वहां जाके, यानी मूव कर गए। और अगर कॉपी पेस्ट की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि आप किसी घर में रह रहे हो तो किसी ने आपका हम शक्ल बना लिया, क्लोन बना लिया है, और आप ही के जैसा पूरा घर का सामान लेके दूसरी जगह पे चला गया है, तो यह है कॉपी पेस्ट। पहली वाली जगह पर भी आप ही हो और दूसरी वाली जगह पर भी आप ही पहुंचा दिए गए हो एक क्लोन बनाकर। बताओ जी समझ में आ गई बात या नहीं? ये कट कॉपी पेस्ट किया ना, ये तो डायरेक्टली टूल आपको यहां पर मिल ही जाएंगे, अदरवाइज इनकी शॉर्टकट की भी होती है, ये भी लिखना चाहें तो लिख लो। कॉपी की शॉर्टकट की होती है दैट इज CTRL प्लस C। कट करने की शॉर्टकट की होती है दैट इज CTRL प्लस X।
और पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है बेटा, दैट इज CTRL प्लस, यानी कंट्रोल प्लस पेस्ट है ना V। ठीक, बट ये ध्यान रखिए कि कॉपी और पेस्ट करने की एक एक शॉर्टकट की और भी होती है, वो यहां लिख लो। अगर आपसे कहा जाए कि कॉपी करने की शॉर्टकट की बताओ और ऑप्शन में कंट्रोल प्लस C ना दे रखा हो, तो फिर ऑप्शन में नोट कर लीजिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ये वाली भी की दबाकर भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कंट्रोल वाली की तो होती है कीबोर्ड पर, इंसर्ट वाली की कहाँ होती है? तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर वाली क्लास में जाओ, मैंने वहां पर आपको कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से समझाया था, वहां पर इंसर्ट वाली की भी समझाई हुई है, कीबोर्ड पर ही होती है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, तो इसकी कंट्रोल प्लस V होती है, या फिर अगर आप शिफ्ट वाली की के साथ इंसर्ट वाली की दबा दें तो इससे भी पेस्ट हो जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ आ गया? तो एक तो ये नोट कर लेना, एक ये पॉइंट नोट कर लो कि कट या कॉपी करने के बाद आपसे पूछा जाए कि पेस्ट किया जाने वाला आइटम पहले या बीच में कहां पर स्टोर होता है, तो आंसर है क्लिपबोर्ड पर। और कितने आइटम रखे जा सकते हैं? दो ऑप्शन है, 1 और 24 दोनों। आगे देखो। अच्छा, क्या क्लिपबोर्ड वाला जो स्पेस है वो हम देख सकते हैं कि हमारे क्लिपबोर्ड पर कितने आइटम रखे हुए हैं अभी अभी? हाँ, एक्चुअली आप होम वाले मेन्यू में जब जाओगे ना अंदर, तो आपको सबसे पहला ही जो ग्रुप मिलता है ना क्लिपबोर्ड, उसी ग्रुप में एक छोटा सा बटन बना होता है ऐसे करके, और उस बटन पर ना जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी MS वर्ड एप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर यहां ऐसे खुल के आ जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, ये मान लो MS वर्ड की एप्लीकेशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लिपबोर्ड खुला हुआ आ जाएगा, जिस पर आपने जितने भी कट या कॉपी किए गए, कट या कॉपी जितने भी आइटम किए होंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि क्लिपबोर्ड पर कितने आइटम रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट देखो। क्लिपबोर्ड के केस में ना कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख लो यहां पर, ऐसे लिख लो। क्लिपबोर्ड के अंदर, ये क्लिपबोर्ड नाम का तो ग्रुप है ना, इसके अंदर क्लिपबोर्ड नाम का जो टूल आपको दे रखा है, इस क्लिपबोर्ड टूल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो लिख लो। जैसे कि एक तो ये ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पर काम करता है, ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इसका अपना एक ऑटो डिलीट वाला गुण होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक ही समय पर 24 आइटम रखे जा सकते हैं, तो जो नए नए वाले कट या कॉपी आ रहे होते हैं ऊपर से, तो नीचे वाले अपने आप डिलीट हो रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, क्लिपबोर्ड नाम का जो टूल आपको दिया गया यहां पर, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। इसकी जो प्रकृति है वो वॉलेटाइल है, जिसे हिंदी में अस्थाई प्रकृति कहा जाता है। क्या मीनिंग है इसका? एक्चुअली आपको मेमोरी याद है? मेमोरी वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों बोलते हैं रैम को वॉलेटाइल? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप कंप्यूटर की पावर को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर को, तो रैम के अंदर जो भी डाटा था वो सारा लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फिर वो डाटा फिर से आता है रैम के अंदर। ठीक है ना? तो रैम के अंदर डाटा तभी रहेगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑफ करेंगे डाटा लॉस हो जाएगा। तो जो नेचर हमें रैम के अंदर देखने को मिलता है और जिस वजह से हम रैम को वॉलेटाइल कहते हैं, वही नेचर हमें क्लिपबोर्ड का भी देखने को मिलता है। क्या मतलब है? जैसे क्लिपबोर्ड पर मैक्सिमम 24 आइटम्स हैं, सपोज दैट कि इस समय क्लिपबोर्ड पर 24 आइटम्स हैं। ठीक है, अब आप MS वर्ड पर काम कर रहे थे, आपने अपना काम कर लिया, खत्म कर दिया, और आपने MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर दिया। तो जैसे ही आप MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करेंगे, क्लिपबोर्ड पर से सारे के सारे पुराने आइटम गायब, केवल एक ही आइटम बचता है, वो था लेटेस्ट वाला। यानी बिल्कुल लेटेस्ट में अभी अभी आपने जो भी कट किया होगा या कॉपी किया होगा, वो आइटम केवल क्लिपबोर्ड के ऊपर रह जाता, बाकी सारे गायब हो जाते हैं। कब? जब आप एप्लीकेशन को बंद कर दें। फिर दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो केवल एक ही आइटम दिख रहा होगा बस, बाकी सारे गायब। तो चीजों को बंद करने से डाटा लॉस हो रहा है ना, तो वॉलेटाइल हुआ या नहीं? और अगर सपोज दैट कि आपको लगा कि यार मैं तो कंप्यूटर ही बंद करने जा रहा हूं, अब नहीं कर रहा MS वर्ड पे काम, पूरा कंप्यूटर शट डाउन करूंगा, तो जैसे ही आप शट डाउन कर देंगे तो क्लिप बोर्ड पर जो सबसे लेटेस्ट वाला आइटम था वो भी गायब।
यानी आप दोबारा से जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो क्लिप बोर्ड पर अब आइटम फिर दोबारा से आएंगे, नए आइटम्स, पुराने वाले गायब, सारे गायब। तो चीजों को बंद करने से डाटा लॉस हो रहा है ना, तो ये कौन सा नेचर हो गया, इसी को वॉलेटाइल नेचर के नाम से बोलेंगे। बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं, बात पकड़ में आई? तो क्लिपबोर्ड टूल के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कट या कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले, यानी बीच में, और ये ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी और वॉलेटाइल नेचर की प्रॉपर्टी का होता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, इसी क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर है ना, आपको एक और टूल देखने को मिलेगा यहां पर, जिसे पेस्ट स्पेशल के नाम से बोला जाता है। पेस्ट स्पेशल, ये क्या चीज है भाई? इसकी शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसकी शॉर्टकट की होती है, दैट इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ये इसका आंसर है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। एक बात और बता दूं मैं आप सभी लोगों को, कि अगर आप पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बात करें, तो यहां पर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ये शॉर्टकट की है। जब हम एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में इसी शॉर्टकट की को देखेंगे ना, तो वहां पर ये शॉर्टकट की थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहां पर क्या हो जाता है, एक्सेल में और पावर पॉइंट में कंट्रोल पहले आ जाएगा और ऑल्ट बाद में हो जाएगा। कई बार कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर आपने एमएस वर्ड की पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की तो लिखवाई थी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, और एक्सेल में तो वहां पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी लिखा हुआ है, क्या गलती हो गई है? नहीं, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही करके दिया है आपको, ये लिख लो। बाकी पेस्ट स्पेशल को क्या कहा जाता है वो मैं यहां लिख देता हूं, नोट कर लीजिए। इसको बोला जाता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका हिंदी नाम क्या होता है? कुछ नहीं होता, हिंदी में कोई नाम ही नहीं होता इसका, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ही कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग टूल के बिना टेक्स्ट का पेस्ट होना, लिख लो, फॉर्मेटिंग टूल्स के बिना टेक्स्ट का पेस्ट होना। अब क्या मीनिंग है वो समझा दो। पहले आप साइड में कहीं नोट करके ये लिख लो कि हमारे इस एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ये फॉर्मेटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, अभी लिख लो पहले, क्योंकि वैसे तो मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको फॉर्मेटिंग टूल के बारे में। अभी फिलहाल नॉलेज के लिए लिख लो कि अगर आप किसी भी शब्द को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, इटैलिक, या मान लो आप किसी भी शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं, या आप किसी भी शब्द के ऊपर कलर कर रहे हैं, या आप किसी भी शब्द का फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी शब्द का फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, तो ये सारे टूल्स है ना, फॉर्मेटिंग टूल ही कहलाते हैं। जिसमें बोल्ड का मतलब होता है उभरा हुआ दिखाना, थोड़ा डार्क डार्क दिखाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हेलो शब्द लिखा आपने एमएस वर्ड की फाइल में, तो ये नॉर्मल हेलो शब्द लिख दिया आपने, बट इसी शब्द को अगर आप जब बोल्ड कर देंगे ना, तो हेलो ऐसा लिखा आता है, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये इससे ज्यादा डार्क दिख रहा है ना ये, तो इसी को कहते हैं बोल्ड कर देना। इसी तरीके से इटैलिक होता है, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, टेढ़ा टेढ़ा लिख देना। अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें ना फॉर्मेटिंग टूल कहलाती हैं। तो अगर आप किसी भी शब्द को कॉपी करके फिर उसका पेस्ट स्पेशल करना चाह रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का पेस्ट होना। समझो इस बात को। सपोज दैट कि एमएस वर्ड में कोई शब्द लिखा आपने हेलो, और इस हेलो शब्द के ऊपर ये जितने भी फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, इनमें से आपकी मर्जी है जितने भी लगाना चाहो। यानी आप इस शब्द को बोल्ड कर दो, इटैलिक यानी तिरछा कर दो, अंडरलाइन कर दो, और कोई कलर कर दो, 4 टूल लगा दो बस। जैसे बाय डिफॉल्ट केस में, यानी कि स्वतः ही एमएस वर्ड में जो टाइपिंग चल रही होती है वो ब्लैक कलर से लिखी हुई आती है, यानी हेलो शब्द ब्लैक कलर से लिखा हुआ आएगा। बट आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको हेलो शब्द का कलर रेड कलर करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट के इस हेलो नाम के शब्द के ऊपर 4 फॉर्मेटिंग टूल लगे हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर। अब अगर आप इसे मान लीजिए कॉपी करते हैं या कट करते हैं, जो आपका मन हो वो कर लीजिए, कट कर लो या कॉपी कर लो। और अगर आप इसे नॉर्मली पेस्ट कर दोगे ना, तो दूसरी जगह पे भी जो हेलो नाम का शब्द ये कट या कॉपी होके जाएगा,
इस हेलो नाम के शब्द के ऊपर भी यही सारे फॉर्मेटिंग टूल आ जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर, कट या कॉपी करने पर। बट हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये फॉर्मेटिंग टूल नहीं चाहिए जब हम पेस्ट करें, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर ये कुछ ना दिखाई दे, बस केवल नॉर्मली हेलो शब्द हमारा कट या कॉपी होके आ जाए, पेस्ट होके आ जाए। जब हम इसे कट या कॉपी करें और नॉर्मली पेस्ट होके नॉर्मल हेलो नाम का शब्द लिखा हुआ आ जाए, ये सारे फॉर्मेटिंग टूल गायब हो जाएं, तो इसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल के बिना टेक्स्ट का पेस्ट होना, पेस्ट स्पेशल नाम का टूल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये शॉर्टकट ही है, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है कि बताओ एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। आंसर इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आ गया सभी को? देखो अभी एमएस वर्ड चल रहा है, इसलिए हम हर एक टूल को मतलब सही तरीके से और डिटेल में समझ रहे हैं। अब जब यही टूल है ना एक्सेल में और पावर पॉइंट में रिपीट होंगे, तब वहां पर इनको केवल नाम से ही लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में एमएस वर्ड में पढ़ लेते हैं। अब मैं जब एक्सेल पढ़ाऊंगा आपको तो बार बार थोड़ी लिख के बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग टूल क्या होंगे, कौन से होते हैं, किन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे ना। ठीक है, अब यहां देखो, इसी क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप के अंदर आपको एक और यहां पर टूल मिलता है जिसे फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले साल एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मेट पेंटर वाला। आप प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देखना, वहां पर भी फॉर्मेट पेंटर का क्वेश्चन मिला है और कई बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। क्या मीनिंग है इसका समझाता हूं। सपोज दैट के एमएस वर्ड की फाइल में हेलो नाम का कोई शब्द आपने टाइप किया है ना, अब आपने क्या किया, इस हेलो नाम के शब्द पर फॉर्मेटिंग टूल लगा दिया, जैसे इसे बोल्ड कर दिया, इसे इटैलिक कर दिया, इसे अंडरलाइन कर दिया, इसे कलर कर दिया, 4 टूल लगा दिए, और भी लगा सकते हैं बट मैं 4 ही ले रहा हूं बस। ठीक है, और अब आप इसे एक काम करो, ये टूल लगाने के बाद आप ही की एमएस वर्ड की फाइल में सपोज दैट कोई हाई नाम का शब्द लिखा है, कोई बाय नाम का शब्द लिखा है, कोई मान लीजिए WORLD वर्ल्ड नाम का शब्द लिखा हुआ है एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो हेलो नाम के शब्द के ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग टूल लगाए हैं, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, ये सारे के सारे टूल इस हाई नाम के शब्द पर एक ही माउस के सिंगल क्लिक से हो जाएं। क्या पॉसिबल है? जबकि इतने टूल अप्लाई करने के लिए आपने 4 बार 4 टूल पर क्लिक किया होगा, बोल्ड वाले टूल पर, इटैलिक वाले टूल पर, अंडरलाइन वाले टूल पर, कलर वाले टूल पर, तब जाके ये हेलो नाम का शब्द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर हो पाया है। अब आप चाहते हैं कि हाई नाम का शब्द एक ही माउस के सिंगल क्लिक से हो जाए, तब उस केस में फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? आपको करना क्या है, बस हेलो नाम के इस शब्द को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल पर माउस से क्लिक कर दो। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है ना, अब उस माउस पॉइंटर के साथ एक ब्रश जैसा सिंबल बन के आ जाता है। जैसे ये आपका माउस पॉइंटर है, इसके साथ है ना ऐसे नीचे ऐसा आ जाएगा ब्रश जैसा, ब्रश नहीं होता दीवार में पेंट करने वाला, ऐसा ब्रश जैसा सिंबल बन के आ जाता है माउस पॉइंटर के साथ। जैसे नॉर्मली माउस पॉइंटर आपका एरो के निशान जैसा होता है, तो यहां ऐसे बन के आ जाएगा ऐसा। इससे पता चलता है कि फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल एक्टिवेट हो चुका है। फिर आपको करना क्या है, बस इस हेलो नाम के शब्द पे माउस से एक सिंगल क्लिक कर दो, अपने आप इस शब्द के ऊपर बोल्ड हो जाएगा, ये इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, कलर हो जाएगा। चारों के चारों फॉर्मेटिंग टूल एक ही बार में इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो हम यहां पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इस बात को कि किसी शब्द के फॉर्मेटिंग टूल को है ना कॉपी करके किसी दूसरे शब्द पर पेस्ट करना, ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल। भाई सीधी सी बात है, हम यहां पर शब्द को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हम उसके फॉर्मेटिंग टूल को इनको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर रहे हैं। यही तो मतलब निकला कि फॉर्मेटिंग टूल को कॉपी करके हाई नाम के शब्द पे पेस्ट कर दो। ठीक है ना, तो फॉर्मेट पेंटर में भी कॉपी पेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मीनिंग आप ऐसे निकाल सकते हो या लिख सकते हो कि किसी भी शब्द के फॉर्मेटिंग टूल को
किसी दूसरे शब्द पर माउस के एक सिंगल क्लिक से अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आगे सुनिए। एक पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल मल्टीपल शब्दों पर काम कर सकता है। मतलब जैसे मैंने हाय नाम के शब्द पे क्लिक किया और ये सारे टूल अप्लाई हो गए, ये बाय नाम के शब्द पे भी आ सकते हैं, वर्ल्ड शब्द पे भी आ सकते हैं। हाँ, क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल पर माउस से डबल क्लिक करना पड़ता है 2 बार। मतलब आप इस हेलो नाम के शब्द पर इसको सेलेक्ट कर लो और फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये जो टूल इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं और इसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करना माउस से। तो ये फॉर्मेट पेंटर टूल अब मल्टीपल टाइम काम करेगा। आप बाय शब्द पे क्लिक करोगे तो ये भी है ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर हो जाएगा। फिर वर्ल्ड नाम के शब्द पे क्लिक करोगे तो ये भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर हो जाएगा। चाहे जितने शब्दों पर आप क्लिक 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 करते चले जाओ बस माउस से, वो सारे शब्द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर होते चले जाएंगे। तो ये एक ना टूल दे दिया है जिसमें आप किसी भी शब्द के फॉर्मेटिंग टूल्स को कॉपी करके दूसरे शब्दों पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बताओ बात समझ में आई या नहीं? कोई डाउट है तो पूछो। एक बच्चे ने लिखा है सर ये फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड के अंदर ही होता है। हाँ, क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर, ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड है, उसके अंदर ये कई सारे टूल हैं। जैसे क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप के अंदर क्लिपबोर्ड नाम का टूल दे रखा है, पेस्ट स्पेशल टूल दे रखा है, फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल दे रखा है। ठीक है, यानी अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ फॉर्मेट पेंटर नाम का जो टूल है ये बेसिकली कहां दिया गया होता है, तो इसका सही आंसर होगा होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर, क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर। आप बोलेंगे सर ऐसे भी पूछते हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही पूछते हैं, ग्रुप तक पूछ लेते हैं पेपर में कि बताओ ये वाला टूल कौन से ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है। अभी बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पूछा वाटर मार्क नाम का टूल कहां दिया गया होता है। वाटर मार्क, आप एमएस वर्ड की फाइल में वाटर मार्क लगा सकते हैं। हाँ, समझाऊंगा आगे, अगर किसी को नहीं पता तो बोल दिया कहां होता है बताओ, तो इसके अंदर होता है डिजाइन के अंदर, वहां दे रखा है। ग्रुप पूछ लेंगे बताओ कौन से ग्रुप के अंदर है, कौन से मेन्यू के अंदर, कौन से टैब के अंदर है। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन लिखने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में पूरे राइट है कि वो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको पूरा पता होना चाहिए। पता है, आंसर कर दो, आगे बढ़ो। बताओ जी समझ में आ गई बात या नहीं? तो अब यहां पर है ना शॉर्टकट की और लिख लो फॉर्मेट पेंटर के। फॉर्मेट पेंटर के केस में 2 शॉर्टकट की यहां पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। एक तो लिख लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और दूसरी लिख लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। यानी कि जब आप किसी शब्द के ऊपर से फॉर्मेटिंग टूल को कॉपी करते हैं तो आप चाहे तो माउस का इस्तेमाल करके कर सकते हो, नहीं तो ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लो। फिर किसी दूसरे शब्द पर अगर आप फॉर्मेट पेंटर टूल अप्लाई करते हैं तो चाहे तो माउस से क्लिक कर दो, चाहे ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो इससे भी फॉर्मेटिंग टूल दूसरे शब्द पर अप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहां पेस्ट स्पेशल के केस में मैंने क्या लिखा, फॉर्मेटिंग टूल के बिना टेक्स्ट का पेस्ट होना। यहां क्या लिखा जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल को किसी दूसरे शब्द पर अप्लाई करना या पेस्ट करना। लगभग लगभग सेम जैसा ही है बट थोड़ा सा अंतर है। फॉर्मेटिंग टूल्स को दूसरे शब्द पर पेस्ट करना, ये क्या कहलाता है, इसी को फॉर्मेट पेंटर के नाम से बोलते हैं। और ये नोट कर लेना, इस बात को दिमाग में रख लेना कि अगर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना पड़ता है। लिख लो चाहो तो, लिख ली डबल क्लिक, ऐसे लिख लो डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। इससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स काम करता है, मल्टीपल टाइम्स काम करता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये हो गया भाई आपका क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप पूरा। इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी थी, जितने भी टूल थे, कमांड थे, वो सारे मैंने आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ेंगे।
नोट कर लिया सभी ने? चलो जी, क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर अब मतलब क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर जितने भी चीजें थी वो तो मैंने सब लिखवा दी, आपको समझा दी। पेपर में इसी तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ के आंसर करना है। इसके बाद है ना, होम वाले ग्रुप के अंदर एक दूसरा आपको यहाँ पर ग्रुप दिखाई देगा जिस पर लिखा आता है बेटा फॉन्ट। ठीक है जी। और इस फॉन्ट नाम के ग्रुप के अंदर सबसे पहला ही टूल आपको फॉन्ट के नाम से दे रखा है। अब ये फॉन्ट नाम का जो टूल है ना, इसको फॉन्ट की जगह आप फॉन्ट फेस भी कह सकते हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन में लिख कर देते हैं फॉन्ट टाइप फेस, ये भी सही आंसर है। तो तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हो, फॉन्ट कह दो, फॉन्ट फेस कह दो, या फॉन्ट टाइप फेस कह दो, एक ही बात है। अब ये होता क्या है समझिए। देखो आपने नोटिस किया है, जब हम और आप लोग है ना अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहे होते हैं, और सपोज दैट कि हमें हेलो लिखना है, तो मैंने हेलो ऐसे लिख दिया। अब आप में से कोई हेलो लिखेगा ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके लिखेगा हेलो, मान लो ऐसे करके हेलो लिख दिया। फिर आप में से ही कोई हेलो लिखना चाहेगा, तो मान लो वो ऐसे लिख रहा है हेलो, ऐसे हेलो लिख दिया। आप में से कोई हेलो लिखना चाहेगा, तो मान लो वो बिल्कुल ऐसे लिख रहा है कुछ हेलो, स्पेशल सा बना बना के, ऐसे स्पेशल सा बना बना के, है ना। देखो एक बच्चा है सुधीर कोठारी के नाम से, मैं इस बच्चे की हरकत है ना कई दिन से देख रहा हूं, कई बार से देख रहा हूं। ठीक है बेटा, ये हरकतें मत करो, क्योंकि देखो मैं अपने शिद्दत से है ना, आराम से अपनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक टूल के बारे में बता रहा हूं, है ना। और ये टूल आपके इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे और आते भी हैं। आपको अपने एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लाने तो आप ये हरकतें मत किया करो। मुझे भी पता है, मुझे भी घड़ी दिखाई दे रही है कि कब टाइम हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हरकतें मत करो, फिर अपने लिए है ना नुकसान कर बैठोगे कि मैं आपके कमेंट्स के फिर आंसर नहीं दूंगा। अगर मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं, कोई चीज बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं, लोग इनके आंसर दे के आ रहे हैं और सरकारी नौकरी ले रहे हैं एक ही बार में। अगर आपके पेपर में कंप्यूटर 10 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का, कितने का भी आ रहा है, लोग पूरे में से पूरे नंबर भी ला रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हरकतें बार बार मत करा करो। मैं बहुत दिनों से, कई दिनों से ये बात इग्नोर कर रहा हूं कि ना, आप अपने मन से बता रहे हो, अपने आप से बता रहे हो सर टाइम हो गया अब छोड़ो क्लास। आपकी मर्जी है भाई, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। आपकी सरकारी नौकरी लेनी है आपको लो, आपको नहीं लेनी मत लो। अपने परिवार का नाम रोशन करना है करो, नहीं करना मत करो। मेरे कौन से जेब से जा रहा है ये बताओ, मेरे मेरे ऊपर क्या प्रभाव डालोगे इस चीज का। देखो बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, समझाता हूँ आपको, और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप याद कर लेना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और आप आंसर भी दे के आओगे। बट मुझे है ना इस तरीके की हरकतें मेरे सामने मत करो। सर टाइम हो गया। अरे मैं आपका कोई हाथ थोड़ी पकड़ लेता हूँ। अगर आपको बंद करना है, आपको नहीं देखना है, आप जाओ दूसरी क्लास को देखो, आप जाओ क्रिकेट विकेट खेल के आओ, आप जाओ मूवी देख के आओ, आप जाओ दोस्तों के साथ घूमो, आपकी मर्जी। ये क्लास आपको है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सपोज दैट कि अभी मान लो मुझे 10 मिनट और चीजें समझानी है ना, तो 10 मिनट जितनी मैं समझाऊं, बाद में आके जब आप 2-4 घंटे के बाद अपना टाइम वेस्ट करके आओगे, खेल कूद करके आओगे, जिससे एग्जाम में सिलेक्शन तो नहीं होगा, है ना, तो फिर आके 10 मिनट की क्लास बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी तो मिल जाती है। बट ये हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं चाहता नहीं था कि ये बात बोलूं, ठीक है, बट ये अब ओवर हो रहा है। आपको हर क्लास में ना 3:15 बजे, यानी कि 3:15 हुए और आपने लिखना शुरू करा सर टाइम हो गया, तो मैं कोई आपका हाथ पकड़ रहा हूँ क्या? आपको जाने से रोकता हूँ क्या? अरे कोई टॉपिक मान लो थोड़ा सा और मेरे को डिस्कस करना है, पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा दूंगा 10-5 मिनट और ज्यादा। इससे सिलेक्शन ही होगा, आपके क्वेश्चन ही ज्यादा ठीक होंगे। तो मुझे मजबूर मत करिए। कौन है ये सुधीर कोठारी, कि मैं आने वाले समय में आपके हर एक जो भी आप कमेंट करें या जो भी आप डाउट पूछें, मैं आपको नेग्लेक्ट कर दूं इस हरकत की वजह से, है ना। परेशान मत करिए। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की परमिशन मिली हुई है, तो उसका सदुपयोग करिए। आप डाउट पूछिए, 10 डाउट पूछिए, 100 डाउट पूछिए। अरे सर ये बताओ वो बताओ, इसका आंसर क्या होगा, टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के बीच में।
ये नहीं कि टॉपिक चल रहा है एमएस ऑफिस और आप पूछ रहे नेटवर्किंग का, इंटरनेट का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। वो तब डिस्कस करेंगे जब इंटरनेट नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो। ठीक है बेटा, देखो हरकतें मत करो, आगे से मत करना ऐसी हरकतें। देखो सीधी सी बात है भाई, देखो सरकारी नौकरी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कोई आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि आप है ना जो पेपर बनाने वाला बंदा है उसी से पूछे आए जाके कि सर बता देना, इंपॉर्टेंट लगा दो थोड़ा थोड़ा सर। उन्होंने बता दिया देखो इनको पढ़ लेना, हो जाएगा काम और हो गया काम। ऐसा नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो सारे लोग जितने हैं ना वो हर एक पहली बार में सिलेक्शन ले लेते। सरकारी नौकरी का कंपटीशन एग्जाम निकालना आसान नहीं है। ठीक है, चलो इसे मैं पूरा कर देता हूँ, इसके बाद फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो आगे से ध्यान रखना कौन है, सुधीर कोठारी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं दूंगा, दूंगा, जो भी पूछना है पूछ लेना, ठीक है। बट ये चीज मत करा करो। आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है कि जो क्लास चल रही है इसे लाइव ना देखकर आप रिकॉर्डेड देखो, 100 बार देखो। तो जिसको जाना है वो जाइए और आप बाद में देख लेना आके। मेरा काम है सिलेबस पूरा कराना, मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा आपको। ठीक है, सुधीर कोठारी, समझ में आ गया मेरे भाई। चलो इसे और पूरा कर देते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम और आप जैसे लोग जब भी लिखते हैं ना तो हम सबकी राइटिंग तो सेम नहीं होती है। हम थोड़ा स्टाइल बना के भी लिख देते हैं कई बार। तो मैं मान लो नॉर्मल लिख रहा हूँ, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, हेलो शब्द को ही। तो बेसिकली इसी तरीके के फॉर्मेट को एमएस वर्ड में फॉन्ट कहा जाता है। यानी अगर आपको ऐसे टाइपिंग करनी है तो ऐसे कर लो, ये वाला फॉन्ट चूज कर लो, ऐसे करना है तो ये कर लो, ये करना है ये, जो आपका मन करे उस फॉन्ट का इस्तेमाल आप कर लीजिए। अंकित जी ने क्या लगाया, सर मैंने बैच लिया जब से आज पहली बार लाइव क्लास ली है और अभी कुछ दिनों में पूरी क्लास ली है। ठीक है जी, सर इससे पहले ऐसा कंप्यूटर नहीं पढ़ा, पूरा समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच अंकित मेरे भाई, ये लिखने के लिए मेरे लिए। देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, आप आराम से सुनिए, पढ़िए, हर चीज एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन आया तो जाना नहीं चाहिए सामने से, कंफ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होना देना है आपको। तो उसके लिए थोड़ा समझ यार, जितना मैं अफोर्ड कर रहा हूँ वो थोड़े अपने भी लगा लो और देखना हम क्वेश्चन ठीक करके ही आएंगे। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि इसी को बेसिकली यहाँ पर फॉन्ट के नाम से बोला जाता है। और फॉन्ट में 3 बातें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो एमएस वर्ड 2003 वाले वर्जन तक, यानी कि टिल 2003 वाले वर्जन तक क्या था मेरे भाई, कि बाय डिफॉल्ट यानी स्वतः ही, मैंने आपको ये भी बताया ना कि बाय डिफॉल्ट शब्द है ना, ये एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में बहुत बार यूज होगा, जिसका मतलब होता है स्वतः ही। यानी कि कोई भी चीज जो अपने आप से आ रही है उसे स्वतः ही कहा जाता है, बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो 2003 वाले वर्जन तक जो फॉन्ट होता था अपने आप जो आ जाता था उसे बोलते थे टाइम्स न्यू रोमन। अब क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एमएस वर्ड में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है। अब यहां पर वर्जन हो गए, वर्जन में ये कह दे कि 2003 वाले वर्जन तक, तो आंसर है टाइम्स न्यू रोमन। फिर हुआ क्या कि 2007 वाला वर्जन आया 2003 के बाद, तो एमएस वर्ड 2003 वाले वर्जन के बाद जब 7 वाला वर्जन आया तो इन्होंने क्या कर दिया, इस टाइम्स न्यू रोमन को चेंज करके कैलिब्री कर दिया। यानी आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट आता है, तो आंसर है कैलिब्री। ये याद रखना है और नॉलेज के लिए याद रखना है, वर्जन के लिए याद रखना है। तो ये भी याद कर लो कि 2007 वाले वर्जन से आगे जितने भी वर्जन हैं, संस्करण हैं, उनमें कैलिब्री ही होता है। कौन कौन से, 2007 के बाद, 2007 तो है ही है, इसके बाद 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365, इन सभी वर्जन में कैलिब्री ही था, इन सभी में कैलिब्री ही था। बट अभी एक लेटेस्ट अपडेट हुआ है, लेटेस्ट अपडेट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और उसमें फॉन्ट का नाम कर दिया बेटा एप्टॉस, ये कर दिया है।
तो ये ध्यान रख लेना। ये एप्टॉस इसी में कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन में, जो लेटेस्ट वर्जन है। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कौन सा फॉन्ट का नाम या कौन सा फॉन्ट अपने आप ही आता है, स्वतः ही आता है, तो आंसर ये हो सकता है एप्टॉस, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें कैलिबरी को भी हटाकर अब एप्टॉस कर दिया गया है। और अगर एप्टॉस नहीं पूछ रहा होगा तो डेफिनेटली फिर कैलिबरी आंसर होगा, है ना। और कैलिबरी भी नहीं पूछना उसे तो फिर ये पूछ देगा कि एमएस वर्ड 2003 तक बताओ बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता था, तो आंसर है टाइम्स न्यू रोमन के नाम से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना एप्टॉस को। ठीक है, चलो खत्म करते हैं, थोड़ी देर की बात थी, 2-3 मिनट बेकार में खराब हो गए बीच के, एक दो बात और एक्स्ट्रा बता देता। ठीक है जी, चलो आज की क्लास और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाकी देखो जाते जाते यही बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि थ्योरी तो पढ़नी पढ़नी है, सुननी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको बताइए 8448832987। ठीक, बट पेशेंस रखिएगा, जब आप मैसेज करें मुझे, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। विशाल जी का एक कमेंट और पढ़ लेते, सर आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच विशाल मेरे भाई। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।